आपका स्वास्थ्य कार्यक्रम में दर्शकों आपका स्वागत है। आज हमारे बीच में वरिष्ठ हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सत्येंद्र सिंह जी आमंत्रित हैं और डॉक्टर सत्येंद्र सिंह जी आज हमें हड्डी से संबंधित रोगों के बारे में जानकारी देंगे। आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में अनेकों रोग से लोग हड्डी रोग से ग्रसित रहते हैं और जिसका निदान पाने के लिए डॉक्टर सत्येंद्र सिंह जी हमें जानकारी देंगे। सत्येंद्र सिंह जी आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद डॉक्टर। डॉक्टर साहब आप हमें बताएंगे कि हड्डी जो कूल्हे के रोग होते हैं उनकी क्या क्या बीमारियां होती हैं। डॉक्टर साहब आप हमें कूल्हे के जोड़ की बीमारियों को हम दो तरह से विभाजित कर सकते हैं। एक इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन से होने वाली बीमारियां, दूसरी चोट से होने वाली बीमारियां। इन्फेक्शन जैसा कि सब लोग जानते हैं कि किसी भी जोड़ में या किसी अंग में पसका पड़ जाना बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से, उससे कूल्हे में जोड़ में दर्द होता है, बुखार आ सकता है, कुछ गठिया जिसमें कि इन्फ्लेमेशन कूल्हे में हो जाता है, आर्थराइटिस जिसको बोलते हैं, वो भी सामान्यतः कूल्हे में हो जाती हैं। डॉक्टर साहब कूल्हे की बीमारी के क्या क्या लक्षण होते हैं डॉक्टर साहब, बताएंगे आप हमें? जोड़ों में होने वाली बीमारियां सामान्यतः दर्द से पहचान में आती हैं। अच्छा। कूल्हे के जोड़ में अचानक दर्द का पैदा हो जाना, चोट लगने से या बिना चोट के। जी। अगर किसी कूल्हे में, किसी भी मरीज के कूल्हे में, व्यक्ति कूल्हे में बिना चोट के दर्द हो रहा है जी, तो उसको हम दो प्रकार में विभाजित कर सकते हैं। एक इन्फेक्शन से होने वाला दर्द, जिसमें दर्द के साथ में बुखार भी आ सकता है। अच्छा, बुखार भी आता है जी। दूसरा गठिया से होने वाला दर्द। जी सर। गठिया कई प्रकार का होता है और उस प्रकार के हिसाब से लक्षण भी अलग अलग होते हैं। जी डॉक्टर साहब, इस बीमारियों के निदान क्या क्या है, आप हमारे दर्शकों को बताएं ताकि वो सतर्क रह सके कि इन्हें बीमारी घेर ना सके। कूल्हे के जोड़ में उम्र के हिसाब से जी देखना होता है कि कौन सी बीमारी हो सकती है। कुछ बीमारियां उम्र स्पेसिफिक होती हैं, बच्चों में होने वाली बीमारियां और 40 साल के बाद होने वाली बीमारियां। अच्छा। कुछ बीमारियां इस आयु के बीच में भी होती हैं, 15 से और 40 के बीच में। अच्छा। तो अगर कोई बच्चा है 7 साल से कम उम्र का, तो उसमें अगर कूल्हे में दर्द है तो हम ये मान के चलेंगे उसमें या तो इन्फेक्शन है जी, या फिर आर्थराइटिस है। आर्थराइटिस का जो प्रकार है 7 साल से कम उम्र के बच्चे में, वो बेसिकली रूमेटिक आर्थराइटिस में कूल्हे का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। 7 साल से बड़े? 7 साल से पहले। अच्छा। 7 से बाद 15 वर्ष की अवस्था के आसपास अगर कूल्हे में दर्द है तो या तो इन्फेक्शन हो सकता है या गठिया रूमेटाइड। जी। हमें ये भी देखना पड़ता है कि कूल्हे के साथ साथ अन्य जोड़ों में दर्द तो नहीं है, उसके हिसाब से फिर हम उसकी जांचें कराते हैं। दूसरा जो मुख्य कारण है, चोट के कारण भी हो सकता है। तो ये मरीज से हिस्ट्री में पता चलता है कि तुमको चोट लगी थी या अपने आप दर्द पैदा हो गया। ठीक है। दर्द के साथ बुखार आया, अगर आया तो वो कितने डिग्री था, जी, ये लक्षण से पता चलता है। 15 से और 40 साल के बीच में कूल्हे में होने वाले दर्द में ज़्यादातर कूल्हे के जोड़ का इन्वॉल्वमेंट या तो चोट से होगा या इन्फेक्शन से या फिर एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस से। अच्छा जी। तो उम्र के हिसाब से भी जांचें कराते हैं और ये सोचते हैं कि ये इस उम्र का व्यक्ति है तो इसमें ये बीमारी हो सकती है। सर, आर्थराइटिस की डॉक्टर साहब, गठिया रोग कितने प्रकार का होता है, हमें बताएंगे? गठिया रोग को हम दो भागों में ग्रॉसली विभाजित कर सकते हैं। अच्छा। एक ट्रॉमेटिक यानी चोट के बाद होने वाला गठिया जी जी। जोड़ में, और दूसरा नॉन ट्रॉमेटिक। नॉन ट्रॉमेटिक में दो ग्रॉस वैरायटी है, एक इन्फ्लेमेटरी, अच्छा, दूसरा इन्फेक्टिव। अच्छा।
सवाल अपना पूछिए। डॉक्टर साहब, इससे गठिया जो आप पता करेंगे मतलब उनको कि इस अर्थराइटिस रोग किस तरह से हम पता करेंगे कि ये अर्थराइटिस हमें हुआ है? इसके क्या लक्षण होते हैं, बताएंगे? जी, सबसे पहला लक्षण तो जोड़ में दर्द होना। अच्छा। शुरुआत में चलने में दर्द हो सकता है या अचानक लेटे-लेटे या बैठे-बैठे भी दर्द हो सकता है। जी। तो इससे पता चलता है गठिया का प्रकार। एक सामान्य आइडिया लगता है क्या हो सकता है। फिर हम उसके स्पेसिफिक पता करने के लिए टाइप क्या है, हम मरीज के कूल्हे का एक्सरे और ब्लड टेस्ट और ज़रूरत पड़ने पर सीटी स्कैन या एमआरआई भी कराते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बीमारी का निदान क्या है, इसके बारे में कुछ बताएंगे? जी, जैसा मैंने बताया कि निदान यानी इन्वेस्टिगेशन, इसमें हम कूल्हे का एक्सरे और खून की जांच और ज़रूरत पड़े तो अन्य जांचें भी करा करके ये पता करने की कोशिश करते हैं कि जोड़ कितना ख़राब हुआ है। अच्छा। एक्सरे में पता चलता है, अच्छा। एमआरआई में और ज़्यादा क्लियर हो जाता है और ब्लड टेस्ट के जरिए हमें ये पता चलता है गठिया का प्रकार क्या है। जी। इसमें हम मरीज का एएसओ टाइटर, आरए फैक्टर, यूरिक एसिड, HLA-B27, इसके अतिरिक्त साइनोवियल फ्लूइड की जांच भी कई बार जो जोड़ में पानी भर जाता है उसको सिरिंज से निकाल के उसकी भी जांच करा के देखते हैं कि गठिया का प्रकार क्या है। अच्छा, और ये कितने प्रकार के गठिया रोग होते हैं, हमारे दर्शकों को बताएं? जी, जैसे मैंने बताया आपको कि उम्र के हिसाब से भी होता है। ग्रॉसली इसको हम रूमेटिक आर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, गाउटी आर्थराइटिस या एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। अच्छा, तो इसके लक्षण सिर्फ वो दर्द ही होता है, जो दर्द हो और मतलब रोगियों को सीधे आपके पास आना चाहिए, या कोई और भी ऐसे सिम्टम होते हैं जिससे मतलब लोगों को ये पता चल जाए कि हमें ये परेशानी और हमें तुरंत उपचार के लिए जाना चाहिए? देखिए, कोई भी बीमारी जी सर। सामान्य दवाओं से अगर 2-3 दिन में ठीक ना हो रही हो या दवाओं का असर ना आ रहा हो हाँ। तो मरीज को निश्चित रूप से स्पेशलिस्ट डॉक्टर की राय लेनी चाहिए। इसमें क्या जो एक्सरसाइज का भी योगदान होता है इस बीमारियों को दूर करने के लिए सर? डिपेंड करता है कि मरीज की स्थिति क्या है। अगर किसी मरीज को बहुत ज़्यादा दर्द है तो उसको उस समय पर एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। अच्छा। फोमेंटेशन, एनाल्जेसिक दवाइयाँ, ज़रूरत पड़े तो एंटीबायोटिक और साथ में रेस्ट। शुरुआत में तो ये करना चाहिए। जब ये फेज निकल जाए, दर्द कम हो जाए तो फिर उसको फिजियोथेरेपी कराना चाहिए। डॉक्टर साहब, कूल्हा किन स्थितियों में बदला जा सकता है, हमारे दर्शकों को बताइए? कूल्हा बदलने के 2 मुख्य कारण हैं। एक तो दवाओं से ना ठीक होने वाला गठिया, अच्छा। जिसमें कूल्हा धीरे धीरे खराब होता चला जाता है। जी। चाहे वो इन्फ्लेमेटरी गठिया हो और चाहे वो इन्फेक्शन की वजह से कूल्हा खराब हो गया हो। अच्छा। दूसरा कारण है चोट लगने के कारण कूल्हे का टूट जाना। जी। इन 2 स्थितियों में कूल्हे को बदला जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये नकली कूल्हे भी लगाए जाते हैं रोगियों को? जी, असली कूल्हा जब खराब हो जाता है, हड्डी काम नहीं कर पाती है, हाँ। तो उसमें धातु के बने हुए नकली कूल्हे ही डाले जाते हैं, कूल्हे को बदल दिया जाता है। अच्छा, इससे रोगियों को कोई नुकसान तो नहीं होता? कोई भी कूल्हा जोड़ प्रत्यारोपण तब किया जाता है जब सामान्य अंग काम करना बंद कर दे, और वो इस मकसद के साथ किया जाता है कि रोगी ठीक हो जाए और जो वो अपाहिज हो गया था बीमारी के कारण वो उसकी विकलांगता ख़त्म हो जाए और सामान्य दिनचर्या अपनी दोबारा से वो व्यतीत कर सके। इसके लिए क्या लगातार दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं? अगर कूल्हा का जैसे ऑपरेट करवा के उन्होंने ऑपरेट करा लिया है तो क्या इसके बाद भी दवाइयों को लगातार लेना पड़ता है, कि कुछ समय के बाद दवाइयाँ बंद कर दी जाती हैं? कूल्हे कई प्रकार के होते हैं। जी। कूल्हे का जोड़ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। अच्छा। एक बॉल सॉकेट के अंदर इस तरह से घूमती रहती है। जी। जोड़ बदलने की स्थिति तब आती है जैसे किसी गाड़ी के में इंजन और पिस्टन होता है, हाँ। और दोनों की चिकनाहट जब तक कायम रहती है गाड़ी बढ़िया चलती रहती है। जी। इंजन में अगर पिस्टन खराब हो जाए या इंजन का बोर खराब हो जाए तो
फिर वो गाड़ी बेकार हो जाती। इसी प्रकार से जोड़ में जो कार्टिलेज होती है वो बहुत चिकनी होती है। जब वो कार्टिलेज ख़राब हो जाती है, जोड़ खुरदरा हो जाता है, हड्डी उसमें एक्सपोज हो जाती है, तब वहाँ दर्द होने लगता है। और कूला इसीलिए बताया जाता है कि उस मरीज़ को उस कष्ट से हम निजात दिला सकें। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जैसे अधिकतर होता है कि जोड़ों में सूजन आ जाती है और वो चलने फिरने में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो ये इससे मतलब ये लक्षण क्या प्रदर्शित करता है? जैसे मैंने पहले बताया कि कूले में या किसी भी जोड़ में दर्द किसी बीमारी कारण होता है, उसका अगर दवाइयों से इलाज संभव ना हो तब फिर हम उस जोड़ को बदलने की सोचते हैं। अच्छा। तो कूले का जोड़ दो स्थिति में बदला जाता है। एक, चोट से कूला टूट गया हो, तब बदला जाता है। अगर उम्र पे भी डिपेंड करता है। बच्चा है तो हम उस कूले को जोड़ने की कोशिश करते हैं, और बुज़ुर्ग है तो हम उस कूले को बदलते ही हैं, क्योंकि वो कूला कभी जुड़ता नहीं है। अब इसमें जैसा आपने पूछा कि जोड़ बदलने के बाद क्या दिक्कत रहती है, मैंने बताया कूले कई प्रकार के होते हैं। जैसे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये एक कूला है। अच्छा सर। ऑस्टिन म्यूर प्रोसेस कहलाती है, मोनोपोलर है। दूसरा कूला ये बाईपोलर है। तीसरा कूला ये बाई मॉडुलर है, बाई मॉडुलर। और चौथा है ये टोटल हिप रिप्लेसमेंट। अच्छा। कूले का ये बॉल है, ये स्टेम है जी। और ये सॉकेट है। तो कुछ मरीजों में हम आधे कूले ही बदलते हैं, जैसे कि ज़रूरत पड़ती है। आधा कूला बदलने के बाद ये, चूंकि आधा कूला सीधा हड्डी पे जाके लोहा फिट हो जाता है, धातु। कुछ लोगों में ये दर्द कर सकता है। लगभग 30% लोगों में आधा कूला बदलने के बाद दर्द होता है। तो ऐसे मरीजों में दवा की ज़रूरत पड़ती है। कुछ समय के बाद ये कूले हड्डी को खराब करने लगते हैं, जोड़ को, सॉकेट को। तो 4-5 साल बाद इनमें दर्द पैदा हो सकता है। कूला बदलने के बाद दर्द ना हो, मरीज सामान्य स्थिति में रहे जैसा पहले था, उसे ये लगे नहीं कि मेरा कूला नकली है, इसके लिए समय के साथ में शोध होता रहा और फिर कूले के डिज़ाइन भी चेंज होते रहे। मोनोपोलर से फिर हम बाईपोलर की तरफ बढ़े। बाईपोलर में आप देखें 2 पोल्स हैं, 2 जगह पर रोटेशन है। तो ये कूला इस तरह से यहाँ घूम रहा है और थोड़ा हड्डी पे घूम रहा है। इसमें इस मोनोपोलर की अपेक्षा कम दर्द होता है। अच्छा। अगर इसमें 30% केसेस में पेन होगा तो इसमें परसेंटेज 10 to 15% रह जाएगा। लेकिन आधे कूलों में दर्द हो सकता है, क्योंकि आधे कूले में कूला मेटल हड्डी के ऊपर चलता है। अच्छा। इस समस्या को दूर करने के लिए फिर बाई मॉडुलर कूले का इजाद हुआ। इसमें मूवमेंट की रेंज और फ्री है और ज़्यादा है। और एक लाभ ये है, अगर इस हिस्से पर जो हमारा कूला हड्डी फिक्स है, बदलने के बाद यहाँ दर्द होने लगे, तो हमें सिर्फ इतना हिस्सा बदलना पड़ता है दोबारा से, इस पूरे को नहीं बदलना पड़ता है। पूरे को नहीं बदलना पड़ता। प्रत्यारोपण के बाद बिल्कुल दर्द ना हो, दोबारा लेना पड़ेगा शायद ही आपको। कहाँ से ले? हाँ, यहीं से लीजिए, आप जहाँ बता रहे हैं। तो कट कर दोगे आप बीच बीच में। हाँ। मरीज को पूरा कूला बदलने के बाद में बिल्कुल दर्द ना हो, इसके लिए हमें उसका बॉल भी बदलना पड़ेगा और साथ में सॉकेट भी बदलना पड़ेगा। अच्छा, दोनों चीज़ बदलनी पड़ेगी। और मकसद ये है कि धातु पर धातु चले, हड्डी पे रगड़ ना खाए। अच्छा। तो ये पूरे इम्प्लांट को रोकने के लिए, हड्डी पे चिपकाने के लिए हमें बोन सीमेंट का इस्तेमाल करना पड़ता है। इस सॉकेट को हम, जो कूले का पेल्विस का सॉकेट है असली वाला, हड्डी वाला, उसको छील करके उसमें बोन सीमेंट लगा करके इसको वहाँ ऐसे चिपका देता है। अच्छा। और इसके कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं होते सर? आइए बताते हैं। दूसरा हिस्सा ये है, ये हम स्टेम में डाल करके सीमेंट के साथ में इसमें चिपका देते हैं। ये पूरा जोड़ नकली हो जाता है। और जब ये जोड़ नकली पे चलता है तो फिर दर्द होने का कोई मतलब ही नहीं है। अच्छा।
ये सीमेंटेड कूला जी हम ज़्यादातर बुज़ुर्गों में इस्तेमाल करते हैं, जी। क्योंकि कितनी उम्र, कम उम्र करीबन कितनी होनी चाहिए उम्र से? हाँ, सीमेंटेड कूला 60 साल के बाद बदलना चाहिए। अच्छा। और अगर 60 साल से पहले कूला बदलने की नौबत आती है तो अब रिसेंटली अनसीमेंटेड कूला आया है जिसमें सीमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो इसलिए ईजाद हुआ कि ये जितने भी कूले हैं इनकी एक उम्र होती है, एक अवधि के बाद इन्हें दोबारा बदलना पड़ता है। अच्छा, तो लगभग कितनी उम्र, मतलब कितने समय के बाद बदला जाता है? देखिए 10 साल के बाद सीमेंट लूज होने लगता है। अच्छा। जब सीमेंट लूज होता है तो फिर दोबारा से दर्द होने लगता है जी जी। और उसको हमें दोबारा से निकाल के पूरा ऑपरेशन फिर से रिपीट करना पड़ता है। अच्छा। और अगर सीमेंट के साथ हमने कूले का ऑपरेशन किया है तो कई बार ऐसा होता है कि सीमेंट निकालने के साथ साथ में हड्डी भी टूट जाती है। ओ, इस परेशानी को दूर करने के लिए फिर अनसीमेंटेड कूले का ईजाद हुआ जिसमें कि सीमेंट डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जी। और उम्र के हिसाब से अगर कूला हमें 60 साल से पहले बदलना है तो हमें 100% अनसीमेंटेड कूले का ही इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छा सर, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं होता है रोगियों को जिससे माने उन्हें परेशानी बढ़ने लगे जैसे आप प्रत्यारोपण के बाद? नहीं, कूले का बदलना तभी किया जाता है जब मरीज को परेशानी होती है। जी सामान्य व्यक्ति कूला बदला नहीं जाता है जी और ये उसकी परेशानी दूर करने के लिए ऑपरेशन किए जाते हैं। जी जी। तो कूला अगर अच्छी कंपनी का है, ठीक प्रकार से बदला गया है, उसका एंगल ठीक है तो मरीज को असली और नकली कूले में कोई फ़र्क महसूस ही कभी नहीं होता है। हमारे दर्शकों को बताइए कि जो ऑपरेशन है वो अधिकतर फेलियर क्यों हो जाता है? नहीं, अधिकतर तो नहीं, कुछ केसेस में फेलियर होता है और फेलियर के दो मेन कारण हैं। एक तो किसी मरीज में इन्फेक्शन हो सकता है जो डॉक्टर को पता नहीं होता कि इन्फेक्शन हो जाएगा, ऐसा बहुत कम होता है। और दूसरा सबसे बड़ा कारण है कूले का एंगल। अगर ये एंगल ठीक नहीं है तो एक परेशानी आती है कि मरीज उकड़ू बैठा अच्छा। और जरा से एंगल पे कूला निकल के बाहर हो गया, डिसलोकेट हो गया। तो सर्जन को अगर एंगल एक्यूरेट मालूम है और एक्यूरेट एंगल पे ये कूला बदला गया है, दोनों ये पार्ट, एक इसका पर्टिकुलर एंगल होता है, इसका एंगल अगर 5 डिग्री भी इधर उधर हो जाए तो वो कूला 100% फेल होगा। अच्छा। वो या तो करवट लेने में बाहर निकल जाएगा। डिसलोकेशन इसका बहुत बड़ा कॉमन सा एक कॉम्प्लिकेशन है और वो इसलिए एंगल की वजह से होता है। तो ये सर्जिकल स्किल के ऊपर डिपेंड करता है। अगर सर्जिकल प्रोसीजर आपका ठीक है तो ये कभी फेल नहीं होगा। डॉक्टर साहब, हमारे दर्शकों को ये भी बताएं कि ऑपरेशन होने के बाद उन्हें क्या क्या सतर्कता बरतनी चाहिए ताकि उन्हें आगे और प्रॉब्लम ना हो? कूला बदलने के बाद में उकड़ू नहीं बैठना चाहिए। उकड़ू नहीं बैठना चाहिए। अच्छा। और गिरने से बचना ही चाहिए। गिरेगा तो सामान्य कूला भी टूट सकता है, इम्प्लांट फ्रैक्चर हो जाता है। कुछ मरीजों में जहाँ कूले का स्टेम गया है उसके नीचे हड्डी टूट सकती है रोटेशनल फोर्स से। तो ये सामान्य प्रिकॉशंस हैं जो मरीज को लेने चाहिए, लेकिन मेन उकड़ू नहीं बैठना चाहिए। और खाने पीने में क्या प्रिकॉशन करना चाहिए जो इनका ऑपरेशन होता है? तो खान पान किस तरह का होना चाहिए ताकि उनको और नुकसान साइड इफ़ेक्ट ना हो किसी तरह के, आप बताएं हमारे दर्शकों को। जितना वजन कम रहेगा उतना कूला ज़्यादा चलेगा। और जो बीमारी पहले उसको रही है, मान लीजिए किसी कूला किसी बीमारी ख़राब हुआ है तो उस बीमारी में जो भी डॉक्टर ने दवाई बताई हो वो उसको खानी चाहिए, नहीं उसको दूसरा कूला भी ख़राब हो सकता है। इसके अलावा गिरने से उसको बचना चाहिए। डॉक्टर साहब, आप हमारे मरीजों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको कूला संबंधित बीमारी है और डॉक्टर ने आपको जोड़ बदलने को बताया है तो उससे भागिए मत। अच्छा। डॉक्टर की बात को मानिए, डॉक्टर के पास आइए, जो जांचें ऑपरेशन से पहले होनी है वो कराइए और अगर आप ऑपरेशन के लिए फिट हैं तो 100% अपना कूला बदलवाइए। बढ़िया किए गए ऑपरेशन के बाद मरीज को असली और नकली कूले में कोई फ़र्क नहीं मालूम पड़ता है। डॉक्टर साहब, आपने हमारे दर्शकों को बहुत अच्छी जानकारी दी है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।